आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल सा कंसेप्ट या यूँ कह लो कि स्पेशल सा पैटर्न जो है कवर करने जा रहे हैं। दो आर्टिकल पे बेस्ड बहुत सारे आपके सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये दो आर्टिकल का जो क्वेश्चन है उसके जितने भी वेरिएशंस है आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। दो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो जैसे हम कई बार ये बोल देते हैं कि हमने एक टेबल और एक चेयर खरीदा है, ठीक है, या हमने ए और बी दो एक साथ खरीदा है। कई बार बोलते हैं कि भाई एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पे 10% का लॉस हुआ जो है। कई बार बोलते हैं कि दोनों की सीपी सेम थी, कई बार हम बोलते हैं दोनों की एसपी सेम थी, कई बार हम बोलते हैं एक की सीपी दूसरे की एसपी के बराबर है, दूसरे की एसपी पहले की सीपी के बराबर है। इस तरीके के पैटर्न क्वेश्चन में बनाए जाते हैं। तो जो इसमें पैटर्न होता है, एक तो एसपी सेम होता है, सीपी सेम होता है, एसपी पहले का दूसरे का सीपी के बराबर होता है, सीपी पहले का दूसरे के एसपी के बराबर होता है। इस तरीके का क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने मान लिया दो आर्टिकल लिया, मैंने एक आर्टिकल ए ले लिया, दूसरा आर्टिकल बी ले लिया। ए पे मैंने बोल दिया कि 10% का जो है हमको प्रॉफिट हो रहा है और बी पे बोल दिया मैंने कि 20% का हमको नुकसान हो रहा है। तो इस 10% प्रॉफिट को हम हमारे लिखने के क्या तरीके होते हैं। हमारा लिखने का एक तो तरीका ये होता है कि हम क्या कहते हैं कि 10% इज इक्वल टू 1/10। तो हम ये कह देते हैं कि 10 की कोई चीज ए के लिए 10 की खरीदी 11 की बेची। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो बी के लिए हम ये कहते हैं कि कोई चीज जो है हमने 5 की खरीदी थी और हमें 1 रुपए का नुकसान हो गया, हमने उसे 4 में बेच दिया। ये ऐसी बात बोलते हैं। इसका एक लिखने का और तरीका होता है। जो लिखने का तरीका ये होता है कि अगर सवाल में ये दे दिया जाए कि ए का जो प्रॉफिट है, बी का जो लॉस है, वो दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का जो 10% है, मतलब ये इसका प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट, ये बराबर है बी के 20% के लॉस के बराबर है। तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, यहां से हमको ए रेशियो बी मिल जाता है। ए की जो सीपी है, बी की जो सीपी है, वो उसका रेशियो मिल जाता है हमें और वहां से बहुत सारा डिटेल हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये दो पैटर्न आपको एनालाइज करना है कि कब इस पैटर्न का इस्तेमाल करना है, कब इस पैटर्न का इस्तेमाल करना है। तो चलो क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सुजीता परचेज 2 आर्टिकल फॉर ए टोटल ऑफ ₹1080 बाय सेलिंग वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 20%. सी नाइदर गेन्स नॉर इनकर्स ए लॉस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल्स. सुजाता ने कुल 1080 रुपए में दो सामान खरीदे, एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर। बेचने से उसे ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है. सवाल में दिया हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, मतलब प्रॉफिट के बराबर ही लॉस हुआ है, प्रॉफिट के बराबर ही लॉस हुआ है। तो आप यूं कह सकते हो कंसेप्चुअली कि जो प्रॉफिट है ये हमारा लॉस के बराबर है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा लॉस के बराबर है। अब 1080 में दोनों आर्टिकल खरीदे गए हैं, एक आर्टिकल नहीं खरीदा गया, दोनों आर्टिकल 1080 में खरीदा गया है। मतलब दोनों का कंबाइंड जो है आपको सीपी दिया हुआ है। अगर मैं मान लो कि पहले का जो सीपी है वो ए आर्टिकल है तो सीपी ए दिया हुआ है और सीपी बी का दिया हुआ है। दोनों का सम दिया हुआ है 1080। अब हमको एक बात ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन से कि जो प्रॉफिट परसेंट है लॉस परसेंट के बराबर है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ए का सीपी जो भी हो, ए का जो सीपी है, लिखने का तरीका है, समय बचता है, ए का जो भी सीपी है हम उसको ए ही मान लेते हैं। अगर इसको 25% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका 25% निकाल दे और इसको अगर लॉस हुआ है 20% तो बी को बी का सीपी बी ही मान लेते हैं और इसका लॉस 20% निकाल देते हैं और ये दोनों आपस में बराबर कर देते हैं। तो हमने कर दिया बराबर। हमने यहां से बराबर किया, परसेंटेज से कट गया 5 और चौका। तो ए और बी का जो रेशियो आया वो 4 और 5 का रेशियो आ गया। हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि दोनों की सीपी का सम, हमारे पास रेशियो है, दोनों का सम पता है 1080। तो 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 1080 और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 120। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 हो गई। सवाल में पूछा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो अंतर है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 1 है और 1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली। मान लो ए का क्रय मूल्य पूछता तो 120 गुणे 4, 4 की वैल्यू 480 हो जाती। मान लो बी का क्रय मूल्य बोलता तो ये कितना हो जाता, 600 हो जाता। अब ये इतना सब लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो गई है, आप अगर अभ्यस्त हो गए तो इस सवाल को देखते देखते वहीं जहां पढ़ रहे हो वहीं से जो है सॉल्व कर लेते। कैसे,
आपको ये पता है कि भाई इसमें जो 25% हो रहा है ये 20% के बराबर, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो ए और बी का जब रेशियो निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 का सीपी का रेशियो है, दोनों का सम जो है 1080 दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो 9 की वैल्यू दी हुई है 1080, एक की जो वैल्यू होगी 120 हो जाएगी। बस इतना ही सवाल था और इतने ही सवाल करते करते आपका जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। इतने ही प्यार से इस सवाल को एग्जाम हॉल में करते हैं और हार्डली 5 से 7 सेकंड लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन सीखते वक्त आपको पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा, उसकी बेसिक्स को भी सीखना पड़ेगा कि इस तरीके के सवालों को क्रैक कैसे करते हैं एग्जाम में, वहां जाके पैनिक नहीं होना होता है। ये सारे के सारे आपके सीजीएल मेंस के सवाल है, मैंने एक भी सवाल नहीं लिया हुआ है जो आपके प्री के हैं, और दूसरी चीज है किसी और एग्जाम के भी नहीं है, सारे सीजीएल मेंस के लिए हैं या प्री के, मतलब बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं जो मेंस में आने लायक होते हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है मैंने। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए मैन बाइज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹500, ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट ए गेन ऑफ 10%, ही स्टिल गेन्स ₹10 ऑन द होल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इन रुपीज इज। एक आदमी 500 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, वह मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। वो अभी भी कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ उठाता है। रुपए में कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? देखो, अगर मिक्सर एलिगेशन पढ़ रखा है तो उससे ये सवाल बहुत आसानी से निपट जाएंगे। मिक्सर एलिगेशन से कैसे? जैसे मैं पूछूं, बोल रहा है कि एक पे 10% का उसको क्या हो रहा है, एक पे 10% का हानि हो रहा है और दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पे हानि हो रहा है, किस पे जो है प्रॉफिट हो रहा है, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेज मतलब टेबल हो गया, ये हो गया चेयर। बोल रहा है कि ओवरऑल उसे जो है 10 रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का ओवरऑल लाभ हो रहा है और उसने दोनों मिला के 500 रुपए में खरीदा है और 10 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 2% उसको ओवरऑल जो है बेनिफिट हो रहा है। अब मैंने 2% कैसे लिख लिया? अरे 10 500 का 2% तो है, 10 500 का 2% तो है। अगर 2% है तो हमें ओवरऑल 2% का जो है क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। हम इसको इधर से घटा देंगे, इधर 8 आ जाएगा, इसको इधर से घटा देंगे तो 10 में से 2 घटेगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 दूनी 8, 4 3 12। हमारे पास टेबल और चेयर का जो अनुपात है 2:3 आ जाएगा और इनका जो सम है वो 500 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू 500 दी हुई है सवाल के अंदर, 2 की वैल्यू 200 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 300 हो जाएगी। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा चेयर, तो चेयर का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये नीचे छुपा हुआ है तो 300 लिख देता हूं, 300 है। समझ में आया? मिक्सचर से सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसको बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे कर सकते हो? बेसिक से ऐसे कर सकते हो, मान लो आप क्या कि जो टेबल है उसको टी से रिप्रेजेंट करोगे, चेयर को सी से रिप्रेजेंट करोगे, टी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 500 है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उसे टेबल पे लॉस हो रहा है 10% का, उसे टेबल पे लॉस हो रहा है 10% का, तो टेबल पे लॉस कर दो 10% का, 10% का या 10% निकाल लो। तो इसका 10% कितना हो गया? ये हो गया t/10, यहां से इसको हटा दो, ये हो गया t/10 या 0.1t, 0.1t मैं कह दूं, ठीक है ना। इतने का इसको लॉस हुआ है तो मैंने इसको लॉस डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये वैल्यू में आई, हमने परसेंटेज हटा दिया, हमने सीधे सीधे पॉइंट में ले दिया 0.1t। ये इसको लॉस हुआ है। और प्रॉफिट किसको हुआ? चेयर में हुआ है। चेयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये आपको कितना हो रहा है? 0.1t का हो रहा है, 1c का हो रहा है। और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 10 के बराबर है, ये 10 के बराबर है। सॉरी, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस है, तो ये माइनस है। अच्छा, ये प्लस किया था, ये माइनस है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये t माइनस में है, ये प्लस में है, 10 के बराबर है। अब पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे? c माइनस टी लिखोगे। c माइनस टी कितना हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। t माइनस सी 100 के बराबर हो जाएगा और t प्लस सी कितने के बराबर है? t प्लस सी जो है ये बराबर है 500 के बराबर है। तो ध्यान से देखोगे, यहां से टी कट जाएगा, 2c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 600 के बराबर आ जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू 300 के बराबर आ जाएगी। c की वैल्यू 300 के बराबर हो जाएगी तो t की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। ये बेसिक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बेसिक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैलकुलेशन और आसान करने के लिए, पॉइंट पॉइंट ना देखने के लिए, इसको 10t और इसको 10c मान लेते। मतलब आपको ये भी सीखना पड़ेगा कब आपको जो है 100t मानना है, कब 100c मानना है, कब इसको 10t मानना है, कब इसको 10c मानना है। तो ये प्रैक्टिस के दौरान आपको सीखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आसान कैसे करते हैं। वैसे इस सवाल में मिक्सचर लगाना सबसे ज्यादा आसान था, इससे क्वेश्चन बहुत तेजी से
निकल जाता। मैंने अभी मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, और क्योंकि आप मेंस का बैच कर रहे हो तो मैं मान के चलूँ किसी ना किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा। तो जब भी किसी दो चीजों को मिक्स करके एक मिक्सचर का कुछ प्रॉपर वैल्यू मिल रही है, अगर वो दिखाई दे रहा है तो आपको मिक्सचर लगाने आना चाहिए, उससे भी सवाल बहुत तेज लग जाता है। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A house and a shop were sold for rupees 1 lakh each. In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, where the shop sells into 20% profit. The entire transaction resulted in एक घर और एक दुकान को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। इस लेन देन में घर की बिक्री के परिणाम स्वरूप 20% का नुकसान हुआ है, जबकि दुकान की बिक्री 20% लाभ में हुई है। पूरे लेन देन के परिणाम स्वरूप प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, आपको ये बताना है। पूरे उसके दौरान प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है। देखो बात ये हो रही है कि दोनों का जो है एसपी सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है ना। एक घर एक दुकान को 1-1 लाख रुपए में बेचा, इसको भी 1 लाख रुपए में बेचा गया, इसको भी 1 लाख रुपए में बेचा गया। जब एसपी सेम होती है तो अगर कॉमन प्रॉफिट हो रहा है और कॉमन लॉस हो रहा है तो एक फॉर्मूला आता है x²/100। x²/100 ये आता है, ये आपका आता है कि इतने परसेंटेज का जो है लॉस होगा, इतने परसेंटेज का ओवरऑल लॉस होगा। तो यहां से निकालोगे तो यहाँ पे 20% दिया हुआ है, 20 × 20 करोगे तो आपका आ जाएगा 4% का यहाँ पे लॉस होगा, ओवरऑल 4% का लॉस होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इससे निकाल लो x% का प्रॉफिट हो रहा है, x% का नुकसान हो रहा है, -x × x/100। ये डायरेक्टली ये x कट जाता है, ये यही आता है जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाता है। तो 4% का ओवरऑल जो है नुकसान हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन पे, मतलब 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन था, इस ट्रांजेक्शन पे 4% का ओवरऑल नुकसान हो रहा है। आप इसको दूसरी बात ये देख सकते हैं कि 2 लाख में बेचने पे 4% का नुकसान हो रहा है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि भैया 96% की जो वैल्यू है, जो 96% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। तो आपको नुकसान पता करना है, 4% की वैल्यू निकालनी है, तो 2/96 और गुणे 4, यही है ना। 12/96 होता है, क्या होता है 12/96, ये 8 है, 8 से काटोगे 12 आ जाएगा, तो 1/12 लाख का जो है नुकसान होगा, 1/12 लाख का नुकसान होगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लॉस ऑफ 1/12 लाख, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। समझ में आया। अगर एसपी सेम हो और 10% का प्रॉफिट, या यूं कह दो x% का प्रॉफिट होता है, x% का लॉस होता है, तो ओवरऑल लॉस होता है वो x²/100 से निकालते हैं। फॉर्मूला वही है x + y + xy/100। ये बहुत ही ज्यादा आसान था, इसको और भी तरीके से करना हो कर सकते हो, बेसिक तरीके से कर सकते हो, पर सबसे आसान तरीका यही है। इसमें आपको बस एक बात ये देखना था कि जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि ग्लास जो है अगर आधा भरा है आधा खाली है, तो आपको दोनों तरीके से देखने आना चाहिए। अब जैसे हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई इस ओवरऑल पे 4% का नुकसान होगा, लेकिन आपको वैल्यू में बतानी थी। तो ये जो 2 लाख रुपए दिया हुआ है, 1 + 1 लाख, ये जो 2 लाख रुपए दिया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए भाई 96% की वैल्यू है। अगर 2 लाख में बेचने में 4% का नुकसान हो रहा है, तो 2 लाख तो 96% की वैल्यू है ना। तो वहां से आपको लॉस निकालना है, तो 4% की वैल्यू निकाल सकते हो। 96% की वैल्यू जो है 2 लाख है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12 लाख। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹2530 ईच। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गेट्स 37.5% प्रॉफिट, बट ही सोल्ड द सेकंड आर्टिकल इन सच ए वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको भी देखो। अब इसमें सवाल यह है कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट ₹2530 ईच, मतलब दोनों आर्टिकल को 25-30 पे बेचता है, प्रत्येक को 25-30 पर बेचता है ना। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 25-30 रुपए में बेचा है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा फर्क भी है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 25-30 रुपए में बेचा है, मतलब यहाँ पे तो ऐसा महसूस हो रहा है दोनों आर्टिकल को 25-30 रुपए में बेच रहा है। ऊपर क्या लिखा है, पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹2530 ईच, प्रत्येक को यहाँ पे 25-30 में बेचा है। अभी चलो सवाल सॉल्व करके देखते हैं कि प्रत्येक में है या दोनों को 25-30 रुपए में बेचा है। पहले वस्तु पर उसे 37.5% का लाभ मिलता है, लेकिन उसने दूसरे वस्तु को इस तरह से बेच दिया है कि कुल मिलाकर उसे कोई लाभ या हानि नहीं मिलेगी। दोनों लेखों के लागत मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। 25-30 रुपए में क्या है ना कि ईच को बेचा है, यहाँ प्रत्येक को बेचा है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 25-30 रुपए में बेच दिया है, मतलब यहाँ पे प्रत्येक है, ध्यान रखना यहाँ पे प्रत्येक है, मतलब एक को 25-30 में बेचा, दूसरों को भी 25-30 में बेचा है। तो पहले को 37.5% में बेच रहा है और दूसरे को जिस भी परसेंटेज में बेच रहा हूं, ठीक है ना। एक पे प्रॉफिट हुआ है तो पक्का दूसरे पे लॉस हुआ होगा, तभी ओवरऑल उसे प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं हो रहा है।
अच्छा एक बात ये बताओ, 37.5% दिया हुआ है, ध्यान से देखो 37.5% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है किसी को? ये 3/12 होता है। ये कितना होता है? 3 बाई 12.5% याद है किसी को? 12.5% क्या होता है? 12.5% 1/8 होता है, और 12.5% का ये 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3/8। ये क्या हो जाएगा? 3/8। ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। चलो तो सवाल में क्या कह रहा है कि कोई चीज 8 की थी, उस पे उसको 3 रुपए का गेन हो रहा है, वो कितने में बेच दे रहा है? 11 रुपए में बेच रहा है। 8 रुपए पे 3 रुपए का गेन हो रहा है, 11 रुपए में बेच दे रहा है। और 25-30 रुपए में दोनों को, मतलब 25-30 रुपए में एक को बेच रहा है और 25-30 रुपए में दूसरे को बेच रहा है। अब अगर यहां पे इसको 3 का प्रॉफिट हुआ है, अब इसको 3 का अगर यहां पे प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे में क्या हुआ होगा? दूसरे में सवाल तो यह है कि दोनों की क्या है? ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 2530, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है? सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। ये बात यहां से समझना है, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है? सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है तो मैं सेलिंग प्राइस सेम रख देता हूं, सेलिंग प्राइस सेम रख देता हूं, सेलिंग प्राइस सेम रख दिया। उसके बाद हमको क्या काम करना है? उसके बाद हमको ये काम करना है कि लॉस दिखाना है। कितने का? जितने का प्रॉफिट हुआ, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो 3 यूनिट का लॉस दिखाना है। 3 यूनिट का लॉस तभी होगा जब ये 14 रुपए की रही होगी कोई चीज, मतलब 14 यूनिट रही होगी, तो इसमें से 3 यूनिट का नुकसान हुआ होगा, तब ये होगा। अब देखो दोनों बात बराबर हो गई। एक तो इन दोनों के एसपी बराबर हो गए, अब कहोगे कि सर हाँ बराबर हो गए। अब इनके लॉसेस भी बराबर हो गए, लॉसेस भी बराबर हो गए। अब सवाल में क्या पूछा? ही वुड गेट नो प्रॉफिट, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। हमारे हिसाब से जो दोनों सीपी के बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 6। हमें 11 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, हमें 11 यूनिट की वैल्यू दी है। दोनों का सेलिंग जो है 25-30 ही है, और हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 11 से काटोगे, 11 दूनी 22 और 11 3 33, 230 आ जाएगा। और 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुड़ा 230 कर दोगे, डिफरेंस निकालना था, तो 0 हो जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 1380 रुपए सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किसी के सर के ऊपर से तो नहीं गुजरा, किसी के सर के ऊपर से गुजर गया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको। वैसे तो वीडियो आप रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है किसी बच्चे के सर के ऊपर से गुजर गया हो कि सर इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन कैसे करे दे रहे हो। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ? 37.5% है। 37.5% का मतलब यह है कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 3 का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है 8 पे, तो 8 की चीज कितने में बची होगी? 3 रुपए जोड़ के उसने 11 में बेची होगी, 8 की चीज हमने 11 में बेच दी। अब ये बोल रहा है दोनों का जो है आपका एसपी सेम है। इसका अगर एसपी 11 है तो इसका भी एसपी 11 ही होना चाहिए, हमने 11 ले लिया। अब इसका जो प्रॉफिट है, इसका लॉस बराबर है। इसका 3 यूनिट का अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका 3 यूनिट का लॉस होना चाहिए, हमने 3 यूनिट का लॉस ले लिया। उससे हमें पता चला कि भाई हमारी जो सीपी रही होगी इससे 3 यूनिट ज्यादा रही होगी, तो 14 रही होगी। अब 11 की वैल्यू दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और हमें सीपी के बीच का डिफरेंस बताना, ये 8 है ये 14 है, डिफरेंस इसका 6 यूनिट का है, 6 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1380 आ गई। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो और प्यारे से सवाल की तरफ। सीपी ऑफ 2 कार इज सेम। यहां पे देखो सीपी है 2 कारों की, वो समान देती है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% एंड द अदर ₹27,000 मोर देन द फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट इज 24%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कार। फिर से सवाल को सुनना, समझना, क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। CP of 2 cars is same. One is sold at a profit of 18%, ठीक है ना? And the other is 27,000 more than the first. मतलब जो दूसरा है वो पहले से 27,000 ज्यादा में बेचा गया है। If the net profit is 24%, find the cost of the each car. अब मैं कहूं ऐसे, मैं एक बार समझा देता हूं। मान लो 2 आर्टिकल है A और B, ये 18% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, और इसको हम बेच कितना रहे हैं? इसको हमें नहीं पता कि हम कितने में बेच रहे हैं, लेकिन हम अगर ओवरऑल देखें, अगर हम फाइनल देखें, एफ लिख ले फाइनल, तो हमें 24% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं ये कहता कि ये 18% है और ये भी अगर 18% ही होता, 18% होता, तो ओवरऑल भी कितना बनता? ओवरऑल भी 18% बनता, ओवरऑल भी 18% बनता। लेकिन ये 18% नहीं बन रहा है, ये कितना? 6% ज्यादा बन रहा है, 18 से 24 ज्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको 18% प्रॉफिट में बेचा, इसको 18% के ऊपर 27,000 और ज्यादा चार्ज किया है, ये 27,000 और ज्यादा चार्ज किया है। इसकी वजह से ओवरऑल 18% बनने के बजाय 6% और अधिक बन रहा है। तो ये जो 27,000 है, ये कितना परसेंट बना रहा है? ओवरऑल 6% बना रहा है।
तो 6% की जो वैल्यू है वो 27,000 सवाल में दी हुई है। हमें क्या बतानी थी? कार की कीमत। यदि शुद्ध लाभ 24% है तो प्रत्येक कार की कीमत बतानी है। ये जो 6% है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरऑल दोनों कार पे बात कर रहे हैं। 6% की बात करें, 27,000 हो गया। हमें निकालना पहले यहां पे 100%। 100% की बात करें तो यहां से काट देंगे 27,000 बटा 6 गुणे 100 हो गया। तो जैसे हमने काटा यहां से 3 से काट दिया, 3 9 27 और ये हो गया 2 0, फिर 2 से काटा, ये हो गया 45 00 और 2 0 ये हो गया। अब 45,000 हो गया दोनों कार की कीमत, और दोनों कार की जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब 22,500 हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अब इसको किसी और तरीके से करोगे, किसी और तरीके से सोचोगे तो समय बहुत बर्बाद होगा। यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर सीपी सेम दिया हुआ है भाई हमारा, और एक पे 18% हो रहा है, दूसरे पे 18% के ऊपर 27,000 अगर बेचा जा रहा है, और ओवरऑल जो है आपका 24% हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 18% प्लस 6%। ये जो 18% है ये इसकी वजह से, इसकी वजह से आया है, और ये जो 6% आया है एडिशनल, वो इसकी वजह से आया है, 27,000 की वजह से आया है। तो ये जो 6% है ये 27,000 के बराबर होगा, और वहां से हम 100% निकाल लेंगे। ये हम ओवरऑल दोनों कारों पे डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों कारों पे ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। तो वहां से मैं 6% की वैल्यू निकल आई, फिर 100% वैल्यू निकल आई, फिर दोनों कार की कीमत निकल आई, आधा कर दिया, हमारे पास एक कार की कीमत निकल आई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जरा। अगला सवाल है, एक शॉपकीपर बाइज 2 कैमराज एट द सेम प्राइस। अब यहां फिर से सीपी बराबर है, ध्यान से देखो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा सीपी जो है सेम है। ही सेल्स 1 कैमरा एट ए प्रॉफिट ऑफ 18% एंड अदर एट ए प्राइस 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। ए शॉपकीपर बाइज 2 कैमराज एट द सेम प्राइस, मतलब सीपी दोनों का सेम है। मान लो ए और बी है दोनों का, तो इसका सीपी और इसका सीपी सेम है। ही सेल्स 1 कैमरा एट ए प्रॉफिट ऑफ 18%, इसको 18% वो प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है ना। एंड अदर एट ए प्राइस ऑफ 10%, इसको जो है 10% लेस बेचता है। इसको प्रॉफिट 18% पे बेचता है, एंड द अदर एट ए प्राइस 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, इसके सेलिंग प्राइस से जो है 10% नीचे पे बेचता है, इसके सेलिंग प्राइस से 10% नीचे पे पहुंचता है। फिर पूछ रहा है हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है। अच्छा, इसको ऐसे करने के बजाय इसको दूसरी तरीके से करते हैं। मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि ए और बी दो चीजें हैं, और इसको हमने 100 रुपए में खरीदा और इसको भी हमने 100 रुपए में खरीदा, दोनों को हमने 100 रुपए में खरीदा। तो ए को क्या कर रहे हैं हम, 18% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब 118 में बेच रहे हैं, 118 में बेच रहे हैं। एंड द अदर एट ए प्राइस 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन। इसका जो सेलिंग प्राइस है इससे 10% कम में बेच रहे हैं, -10%, 11.8 कहोगे जो है, इससे कम में बेच रहे हैं। ये 11.8 घटाओगे 118 में तो कितना आएगा भाई, इसका 10% कितना होगा, 11.8। और 11.8 घटाओगे तो कितने में इसको बेचा गया, बी को कितने में बेचा गया, जरा ध्यान से देखो, बी को कितने में बेचा गया, 0.2 आ जाएगा, ध्यान से। और 18 में से अगर 11 घटा दे तो ये हो जाएगा, ये 12 टोटल के 6.2, 106.2, 106.2, 106.2 में इसको बेचा गया। पूछ रहा है उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अगर टोटल कॉस्ट जोड़ें तो टोटल हमारा 200 रुपए का हो गया, और बिका कितने में, 118 में बिका, 106.2 में बिका। ये 118 में बिका, 106.2 में बिका, दोनों को जोड़ोगे तो 124.2 आ जाएगा, 224.2 आ जाएगा, 224.2 आ जाएगा। अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 200 में खरीदा था, 224.2 में बेचा है, तो 24.2 का प्रॉफिट हुआ, किस पे प्रॉफिट हुआ है, जो है 200 पे प्रॉफिट हुआ है, 200 पे। डिवाइड करके 100 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 12.1, 12.1 का प्रॉफिट हुआ है परसेंट का जो है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया? फिर से रिपीट करूं क्या, ए का प्राइस और बी का प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपए है, ए पे 18% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आ गया। अब बी की बात ये कह रहा है, बी जो है ए का जो आपकी सेलिंग प्राइस है उससे 10% कम है, तो इससे 10% निकाल के कम कर दिया, 106.2 में है। टोटल कॉस्ट 200 और टोटल हमारी सेलिंग 224.2, घटा दिया हमने और फिर परसेंटेज निकाल लिया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा,
ए ट्रेडर परचेज ए वॉच एंड ए वॉल क्लॉक at rupees 390. He sells them making a profit of 10% on the watch and 15% on the wall clock. He earns a profit of rupees 51.50. The difference between the original price of the wall clock and watch is equal to. एक व्यापारी 390 रुपए में एक घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है। वह उन्हें घड़ी पर 10% और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ कमाते हुए बेच देता है। वह 51.50 रुपए का लाभ कमाता है। दीवार घड़ी और घड़ी के मूल मूल्य के बीच का अंतर किसके बराबर है? देखो 390 रुपए में तो दोनों खरीदता है। अब आपको पता नहीं है कि 390 रुपए में जो है क्या वो पहले खरीदता है, क्या वॉच और वॉल क्लॉक है, तो हम इसको वॉच लिख देते हैं और इसको क्लॉक लिख देते हैं, वॉच और क्लॉक लिखते हैं। इन दोनों का जो सम है 390 के बराबर है, सबको पता है। ही सेल्स देम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वॉच। वॉच पे 10% का प्रॉफिट बना रहा है, वॉच पे 10% का प्रॉफिट बना रहा है, और 15% ऑन वॉल क्लॉक एंड द वॉच एंड 15% ऑन द वॉल क्लॉक। इस पे 15% का प्रॉफिट बना रहा है, 15% का प्रॉफिट बना रहा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 51.50 रुपए की अर्निंग कर रहा है। वो कितना अर्निंग कर रहा है? 51.50 की अर्निंग कर रहा है। 51.50 की। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 51.50। द डिफरेंस ही अर्न्स ए प्रॉफिट। उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो है 51.50। उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है 51.50 है। और द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉल क्लॉक एंड दोनों के प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना है। इसको एक तो तरीका है बेसिक से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हो? दूसरा तरीका, इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको शॉर्ट कर सके, क्या अपन इसको ऐसे लिख ले, क्या ये 10% है, ये 10% प्लस 5% हो जाएगा। मैं इसको ऐसे निकाल लूं, क्या आप देखो इसी 15% को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखना कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका है। एक तो बेसिक तरीका है, मैं अभी बताता हूं आपको, और दूसरा जो तरीका वो भी देखो। इसको क्या मैं लिख सकता हूं 10% प्लस 5%। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, चलो मैंने लिख दिया 5%। लिखने में क्या बुराई है, 15 को 10 और 5 में लिख दिया, बुराई नहीं है, पर कैलकुलेशन इससे बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं देखूं कि अगर 10% इस पे भी प्रॉफिट होता है, 10% इस पे भी प्रॉफिट होता है, तो मैं ये कह सकता कि 10% हमारा ओवरऑल पे प्रॉफिट हो रहा है। भाई वॉच पे और क्लॉक पे दोनों पे अगर 10% का प्रॉफिट होता तो हम ये कह सकते कि ओवरऑल पे 10% प्रॉफिट होता। ओवरऑल पे 10% प्रॉफिट होता मतलब 39 रुपीज का प्रॉफिट होता। आप कहोगे बिल्कुल बात तो सही कर रहे हो सर, 10% इस पे 10% इस पे, तो ओवरऑल पे भी 10% मतलब 39 रुपए का प्रॉफिट होता। तो मैं ये कहूं कि ये जो 5% है जो एडिशनल हमें मिल रहा है, ये 5% किसके बराबर है? ये 5% एक्चुअली बराबर है किसके? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ये 5% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये 12.25 कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.5। 12.5। हमें 5% मिल गया, हमें 100% वैल्यू अगर निकालनी हो तो 20 से दोनों साइड गुणा करते हैं। आप कहोगे सर कर देते हैं गुणा, तो हमारे पास 100% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? ये हो गया हमारे पास 25। ये हमारे पास 250 आ गई। ये हमारे पास 250 आ गई 100%। अभी सवाल हो गया कि 100% ये 100% किसका आया? ये 100% तो आपने ये वाला 10% ले लिया था ना, ये 10% से कैलकुलेशन किया, मतलब ये जो 250 आया किसका? वॉच की कीमत आ गई आपकी, ये वॉच की कीमत आ गई। और अगर ये वॉच की कीमत आ गई तो दूसरा वाला आर्टिकल होगा, अगर एक 250 हो गया तो दूसरा कितना होगा? 140 होगा। तो 250 और 140 के बीच का डिफरेंस कितना है? 250 और 140 के बीच का डिफरेंस कितना है? 110 है। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं इसका बेसिक तरीका भी बताता हूं। हमने क्या काम किया ये समझना बहुत जरूरी, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। चंद सेकंड में को प्रैक्टिस में आ गया ना तो बहुत चटाक से लगेगा। अब जैसे मैं मान लो अगर यहीं से करना होता तो मैं यहीं कर देता कि भाई 10% और 15% है, तो 10% ये हो गया, 15% ये हो गया, 10% निकाला तो इसका 10% 39 के बराबर हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखा 12.5 मिल गया मेरे को, मतलब मेरे को समझ में आ गया 5% है, 20 का गुणा किया मैंने इसमें जो है तो 25 250 आ गया, एक 250 हो गया, 140 हो गया, डिफरेंस 110 हो गया। सवाल निकल जाएगा 3-4 सेकंड में। लेकिन मैं ये टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं कंसेप्ट भी उसको समझा सकूं। समझ में आया? अब इस पे अगर मैं बात करूं, अगर इसका बेसिक तरीका समझना चाहो, इसका अगर बेसिक तरीका समझना चाहो तो इसका बेसिक तरीका ये होता है कि मान लो कि भाई आपका जो वॉल है, ठीक है ना, उसकी कुछ कीमत W है और जो आपका क्लॉक है उसकी कीमत C है। ये मिला के 390 है, ये मिला के 390 है। इसका 10% निकालो
ठीक है ना। इसका 10% निकालोगे तो ये हो जाएगा, या इसको 10 कर लो या 100 कर लो, 100 कर लो, कि मैंने इसको मान लिया 100 वॉच का हो गया और 100 जो है सी इसका हो गया वॉल क्लॉक का प्राइस, और ये हमारे पास 390 दिया हुआ है। अब अगर इसका मैं निकालू जो है 10%, तो ये हो जाएगा 10W प्लस इसका 15% निकालू तो क्या हो जाएगा 15C। ये हमको दिया हुआ 51.50 है ना, 51.50 दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके W और C की वैल्यू निकाल दोगे, और W माइनस, एक बार W निकल गया एक बार C निकल गया, तो आप ये भी निकाल दोगे। आप बोलोगे सर ये तो 2 लाइन में कंसेप्ट लिख के आपने वो कर दिया, 2 लाइन में कंसेप्ट लिखा है लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। एक बार इसको समझ गए ना तो एक लाइन का भी कंसेप्ट नहीं है, एक लाइन का भी कंसेप्ट नहीं है। तो सवाल इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय ये तरीका एकदम ही सही नहीं है। एग्जाम में समय बचाना ये तरीका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, इस चीज को लगा के देखो कि कैसे लगा पाते हो। A man purchased 5 cows and therob buffaloes for rupees 51,000. He sold cows at 15% profit and buffaloes at 10% loss. In this way, he earned a profit of rupees 1150. What is the CP of 2 cows and 3 buffaloes? एक व्यक्ति ने 5 गायों और 13 भैंसों को 51,000 रुपए में खरीदा। उन गायों को 15% लाभ पर और भैंसों को 10% हानि पर बेचा। इस तरह उन्होंने 1150 रुपए का मुनाफा कमाया। 2 गायों और 3 भैंसों का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको कॉपी पे कंफ्यूज ना हो इसलिए काउज एंड बोफेलो लिखना पड़ेगा। तो सी और बी लिख देते हैं, काउज के लिए सी, बोफेलो के लिए बी लिख देते हैं। अब सवाल को जरा मैं समझाने के लिए थोड़ा समय लेता हूं। और इस पे क्या हुआ, इस पे 15% का प्रॉफिट हुआ है, इस पे 15% का प्रॉफिट हुआ है। और ध्यान से देखो, इस पे 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, -10% हो रहा है। क्या आप इसको लिख सकते हो -25 + 15? आप लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, -25 + 15 -10 के बराबर आएगा। तो मैं ये कहता हूं, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, टोटल की बात करूं, तो टोटल जो है 51,000 रुपए जो है हमारी ये सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी किसकी? 5 काउज की, 13 बुफेलोज की, 51,000 रुपए की है। हमने कहा ये जो निगेटिव वाला सेक्शन है, ये 25 वाला जो सेक्शन है, 25% आप हटा दो। आपने कहा सर हटा दिया, हमने तो इसे मूंद लिया। हमने क्या काम किया, हमको इसको अपने हाथ से मूंद लिया। अब हमको ये दिख ही नहीं रहा है, ये हमने हटा लिया। हमको जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि 15% प्रॉफिट हमें काउस पे हुआ है, 15% बोफेलो पे भी हो रहा है। तो ओवरऑल हमें 51,000 पे क्या होगा, 15% का प्रॉफिट होगा। 51,000 रुपए पे 15% का प्रॉफिट होगा। और हम ये 15% प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हम ये 15% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये 15% प्रॉफिट निकालोगे तो 15 × 15, 15 × 5 = 75, 76, 7,650 रुपए का हमें प्रॉफिट होता। 7,650 रुपए का प्रॉफिट होता अगर हमें इस पे भी 15% होता और इस पे भी 15% होता, इस पे भी 15% होता, इस पे भी 15% होता, तो हमें 7,650 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1,150 रुपए का हुआ। तो अगर मैं इसमें 1,150 घटा दूं, 1,150 घटा दूं, तो ध्यान से देखो ये हमारे पास कितना आ गया, 6500। ये जो 6500 रुपए जो हमें कम मिला वो इस वजह से मिला क्योंकि इस पे 25% एडिशनल नुकसान हुआ है। 25% एडिशनल नुकसान हुआ है। हमने 15% इस पर प्रॉफिट मान लिया, हमने इस पर 15% प्रॉफिट मान लिया। इन दोनों पे अगर 15% का प्रॉफिट होता तो हमें मिलता 7,650 रुपए, पर हमें मिला है कितना, 1,150 रुपए सिर्फ। तो हमें कितना कम मिला, 6500 कम मिला। ये कम क्यों मिला, क्योंकि इसमें 25% का नुकसान हुआ है। ये तो हमने एडिशनल लिया था, और एडिशनल बैलेंस करने के लिए जब मैं इसमें बोलूं कि 15% का प्रॉफिट 25% का नुकसान, तो दोनों का कंबाइंड मतलब हो गया 10% का नुकसान। सवाल कह रहा है 10% का नुकसान, लेकिन इस 10% को लिखने का तरीका मैंने ऐसे बना लिया, मैंने ये मान लिया कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का नुकसान हो रहा है। तो हमने इसको इसके साथ मैच कराया कि अगर ये 15% होता, ये 15% होता, तो ओवरऑल हमें 7,650 रुपए मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, हमको सिर्फ 1,150 रुपए ही मिले। और 1,150 रुपए क्यों मिले, क्योंकि हमने ये 15% का प्रॉफिट तो लिया है, साथ में इसमें 25% का नुकसान भी डालना है, और इस 25% की वजह से 6500 रुपए हमें कम मिले हैं। तो ये 25% जो है हमारा किसके बराबर है, ये 25% हमारा 6500 के बराबर है। ये 6500 के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। जब हम 100% की बात करेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो गया 00, ठीक है ना। 4 × 5 = 20, 4 × 24 1, 4 × 5 = 20, 4 × 24 2 26। ये हो गया हमारा 26,000। ये हो गया हमारा 26,000। जब हम 26,000 की बात कर रहे हैं तो ये 15% के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे हमें 13 काउस थे हमारे, क्या थे, सॉरी
5 काउस थे, 13 बोफेलोस थे। और ये जो हमने निकाला ये 25% के हिसाब से निकाला ना, इक्वेट किसको किया है, ये 25% ही इक्वेट किया ना, हाँ 25% इक्वेट किया है, तो बी के हिसाब से ये 26,000 हो गया। तो हमारी जो बोफेलोस थी वो कितनी है, 13 बोफेलोस थी। तो इसका 100% हमें मिल गया, इसका 25% हमें मिला था और इसका हमें 100% मिल गया। इसका 100% क्या है, 26,000 हो गया। ये अगर 26,000 हो गया तो दोनों का सम 51,000 है। तो काउज का सम कितना होगा, सारी गायों का जो कीमत होगी वो कितनी होगी, वो 25,000 होगी, 25,000 होगी। तो 5 गाय थी, एक गाय की कीमत 5 से भाग दे दोगे, एक गाय की कीमत 5,000 और एक बोफेलो की कीमत 2,000 होगी, क्योंकि 13 बोफेलोस थे, 13 बोफेलोस थी। सवाल पूछा है 2 गाय और 3 भैंसों का, 3 बोफेलोस की कीमत क्या होगी। 2 गाय का मतलब 5 दूनी 10,000 और 3 बोफेलो का मतलब 3 दूनी 6,000, तो 10 6 16,000 रुपए जो है हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ये सवाल समझ पाए हो ना, ये बहुत क्लासी तरीका है सवाल को करने का। अगर एक बार ये पैटर्न सही से जज कर गए ना कि सवाल को इस तरीके से करना है, तो एग्जाम में सवालों में समय बहुत ज्यादा बचता है। अब ये सवाल देखो जरा, ए मैन सेल्स 2 लैपटॉप्स फॉर ₹40,548 ईच, गेनिंग 20% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर। व्हाट इज इज गेन या लॉस परसेंटेज ओवरऑल, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है 40,548। इसकी नीड ही नहीं इस सवाल को कैलकुलेट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको परसेंटेज से खेलना है, तो परसेंटेज खेलते हुए कट जाएगा, तो इस डेटा का इस्तेमाल ही मत करो। सवाल में क्या कह रहा है, पहले पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है। 24% का मतलब क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 6/25, 4/24 और नीचे रखोगे तो 25 हो जाएगा, और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो गई। तो आप यूं कह सकते हो कि कोई चीज 25 की थी, उस पर 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 31 में बेच दिया। और एक केस में क्या हो गया, 5 की कोई चीज थी, 20% का लॉस हो रहा है, उसे 4 में बेच दिया। अब ये बोला जा रहा है कि जो लैपटॉप है वो दोनों को 40,548 दोनों को बेचा जा रहा है। मतलब दोनों का क्या है, दोनों का एसपी सेम है। हमारे पास दोनों का एसपी सेम नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, दोनों का एसपी सेम कर देते हैं। जब दोनों का एसपी सेम करेंगे तो 31 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124 ये हो जाएगा और 124 ये भी हो जाएगा। लेकिन जब 4 का गुणा इधर करते हैं तो इधर भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 100। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 100 और ये ध्यान से गुणा करोगे तो हो जाएगा 155, 31 बचे 155। ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ेगा, ये 100 की चीज जो है 124 में बेची है, 155 की चीज 124 में बेची है। ओवरऑल दोनों आर्टिकल पे देखोगे तो 255 की जो चीज है वो आपने कितना 248 में बेच दी है। तो आपको प्रॉफिट हुआ है ओवर या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 7 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे, 255 पे। परसेंटेज निकालने के लिए सीधे सीधा गुणा कर लेंगे हम, सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। अब देख रहे हो पूरे इस केस में परसेंटेज निकालने के लिए ये वाले डेटा की नीड नहीं है। इस डेटा के साथ खेलोगे तो पहले लिखोगे फिर काटोगे, फिर लिखोगे फिर काटोगे। इस डेटा का इस्तेमाल ही मत करो। डेटा का इस्तेमाल नहीं किया, हमको हमारा मिल गया। अब 7/255 इसको कैलकुलेट करना है। 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 20। तो आप इसको ध्यान से देखो तो 7 दूनी 14, 140 बटा आपको 51 लिखना है। 3 के ऊपर तो जाएगा डेटा नहीं, क्योंकि ये 150 के आसपास हो जाएगा। और 2.35 की जगह मेरे को लग रहा है 2.75 आएगा। और इसको भाग देने का दूसरा तरीका ये होता है, एक बार 3 से भाग दो लो, एक बार 17 से भाग लो। 3 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, ठीक है ना। 3 चौका 12 हो गया और 20 बचा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 17 से भाग दोगे, 17 दूनी 34, ठीक है ना। खाली एक ही मिलाना है, उसके बाद कितना जाएगा, 17 दूनी 34 हो गया, ये बचा 126, तो 3 से ज्यादा चला जाएगा, तो 2.75% अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेट ही निकालना था, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अब देख रहे हो ना, इसमें हमने 40,548 इस डेटा का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आपको भी इस डेटा का इस्तेमाल नहीं करना, आपको तो समझना है कि मूल डेटा का इस्तेमाल हम जब लास्ट में परसेंटेज निकालना होता है या रेशियो निकालना होता है तो मूल डेटा की जरूरत ही नहीं होती है। अगला सवाल है, आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेज फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर ₹12,600 ईच। ऑन द फर्स्ट वॉच ही गेन्स 26% एंड अदर सेकेंड ही लॉसेस 10%। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। अब इसमें भी 12,600 रुपए की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये देखना है कि ओवरऑल उसको बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। तो फर्स्ट वॉच पे 26% हुआ है उसे, और सेकंड वॉच पे जो है उसे 10% हुआ है। तो ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। लॉस ऑफ 5%, गेन ऑफ 5%, गेन ऑफ 12%, गेन ऑफ 16%। अभी सेम यही सवाल किया है। मुझे लग रहा है कि आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन साथ में कर लेते हैं जो है।
आदित्य सेल्स 2, आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां 12,600 रुपए में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है। देखो हिंदी और इंग्लिश में एक फर्क यह है कि हिंदी और इंग्लिश में, जैसे अंग्रेजी में तो समझ में आ रहा है कि प्रत्येक को जो है 12,600 में बेचता है, पर नीचे वाले में प्रत्येक नहीं लिखा। आदित्य अपने निजी संग्रह में से 2 कलाई घड़ियां जिसमें प्रत्येक को 12,600 रुपए में बेचता है, हर एक को 12,600 में बेचता है, तभी हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर होगा जो है। चलो, जब अगर ऑप्शन नहीं निकलेगा तो फिर अपन इसकी मीनिंग अलग से समझेंगे कि प्रत्येक है कि नहीं है। सेम यही सवाल किया है। सवाल है कि फर्स्ट वॉच पे उसे गेन होता है 26%। 26% का मतलब हो गया 13/50। तो 50 की चीज जो है वो 63 में बेच रहा है मोटा मोटा। आपको ओके सर, हाँ। दूसरे पे लॉस हो रहा है 10% का, तो 10% का लॉस होने का मतलब है 10 की चीज जो है 9 में बेच रहा है। अब दोनों को जो है 12,600 में बेच रहा है, मतलब दोनों का एसपी जो है सेम है, दोनों का जो एसपी है सेम है। तो हम भी यहाँ एसपी सेम कर लेते हैं और इसमें हम 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 से गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। ये 50 है, ये 70 हो जाएगा। 50 70 कितना हो जाएगा? 120। 120 की चीज हम 63 गुणे 63 में बेच रहे हैं, 63 प्लस 63 में बेच रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा 126 में बेच रहे हैं। तो 120 की चीज 126 में बेच रहे हैं। 6 रुपए का बेनिफिट है किस पे? 120 रुपए पे है, और गुणे हम 100 कर ले रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाला जो सेक्शन है वो तो काट देते हैं, कि लॉस वाला सेक्शन काट दिया, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 5, तो 5% का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है आपके पास, जो कि ऑप्शन नंबर इधर पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इसको बी लिखना था, गेन ऑफ 5%। समझ में आया? हमने इस वाले 12,600 वाले डेटा को इस्तेमाल नहीं किया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी नहीं किया है, इस क्वेश्चन में भी नहीं किया है। समझ में आया? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अमित ब्रॉट 2 cars. He then sold the first car at 10% profit and second one at 25% profit. The selling price of the second car is 25% more than the SP of the first car. What is the approx profit percent in both the cars together? देखो मेन डेटा दिया ही नहीं है, मेन डेटा दिया नहीं है और सिर्फ परसेंटेज खेला है कि आपको सब परसेंटेज बताना है। अब इसको देखो, इस सवाल को कैसे करते हैं, एक बार और आप ध्यान से जो है सवाल सॉल्व करने से पहले इसकी भाषा को पढ़ लो। कि अमित ने 2 कार खरीदी, पहली कार क्या हुआ? देन सोल्ड द फर्स्ट कार एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट बेची, मतलब पहली 10 की कोई चीज थी तो उसे 11 में बेच दिया प्रॉफिट। एंड सेकेंड वन एट 25% प्रॉफिट। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। 4 की जो चीज है वो 5 में बेच दी, 4 की जो चीज है वो 5 में बेच दी। सवाल विद्यार्थी दे रहा, द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड कार इज 25% मोर देन द एसपी ऑफ द फर्स्ट कार। यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कि जो सेलिंग प्राइस अब दूसरे कार की है वो 25% ज्यादा है सेलिंग प्राइस पहली कार से। तो ये है आपका पहला कार और ये है आपका दूसरा कार। ये बोल रहा है ये 25% ज्यादा है। ये 25% तभी ज्यादा होगा जब ये 4 होगा और ये 5 होगा, तभी तो 25% ज्यादा होगा। ये 4 होगा, ये 5 होगा, तभी तो 25% ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं इसमें। अगर हमको ये 4 और 5 के रेशियो में बनाना है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए रेशियो सिखा चुका हूं। इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम इसमें किससे गुणा करते हैं? इसमें 5 से गुणा करते हैं और इसमें 11 से गुणा करते हैं। आप बोलोगे कि सर हाँ, ये भी 11×5 = 55 हो जाएगा, ये भी 11×5 = 55 हो जाएगा। फिर हम इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दें, इसको 5 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दें। तो ओवरऑल इसमें 5 का 20 से गुणा कर दे इस पूरे में, और इसमें क्या गुणा कर दे? इसमें 55 से गुणा कर दे। चलो गुणा करके लिख दो। जब 20 से गुणा करोगे तो 11 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 220, और इधर 20 से गुणा करोगे तो 200 हो गई। तो 200 की चीज 220 में बिकी, जैसा सवाल कह रहा है उस हिसाब से। अब जब 55 का गुणा करोगे, ध्यान से देखो, 11×55 का गुणा करोगे तो 5 का 20 और 20 का 11 में गुणा करोगे, ये हो जाएगा 220, ठीक है ना। 55 चौका 220। 220 की जो चीज है 55 पंचे निकालोगे तो 5 पच्चे 25, 275 में बिकी है, 275 में बिकी, ऐसा है। अब आपको दोनों कारों में एक साथ लगभग लाभ परसेंट क्या है ये निकालना है। तो दोनों का सीपी ऐड कर लो, दोनों का सीपी ऐड कर लिया तो ये हो गया 420, और अगर हमने दोनों का एसपी ऐड कर लिया तो ये हो गया 495। हमें कितने का जो है प्रॉफिट हुआ, जरा ध्यान से देखो। 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कितने पे प्रॉफिट हुआ है? 420 पे प्रॉफिट हुआ है, 420 पे प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100 हो गया। ये हमारा परसेंटेज आ गया, सवाल का यही जवाब देना था। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ध्यान से देखो, 3 से कट रहा है। आप बोलोगे कि हाँ सर 3 से तो कट जाएगा,
तो 25 3 75 और 3 से काटोगे 3 1 कम 3 और 14 3 42, ये हो गया 14। तो ये हो गया 250/14, 250/14। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालनी है इसमें, ठीक है ना। 14 दूनी 26 तो होगा नहीं, ठीक है ना। और काट लो, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 125/7। तो 7 1 7, 7 5 12 55 हो गया, 7 7 49, 7 8 56 नहीं होगा, 17 हो गया। और जब 17 मिल गया तो 17.85% आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो 17 निकल गया तो आगे तो निकल ही जाएगा। समझ में आया जो मैंने आपको बताया? जैसा क्वेश्चन ने कहा है बस वैसे ही किया है कि इसका एसपी और इसका एसपी 4-5 के रेशियो में, तो पहले हमने इनको बराबर किया, फिर 4-5 का रेशियो किया। ये जो चीज है ये रेशियो के चैप्टर में सिखाया गया आपको, और रेशियो के चैप्टर में ही रेशियो बराबर करना सिखाया जाता है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये क्लास का आखिरी सवाल भी होगा इस टाइप का। वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस। एक बाइंग प्राइस पे जो है कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर द सेम then the difference of their actual profits is 85 and both claims to have made 20% profit. What is the selling price of each? सवाल की भाषा को समझना है। सवाल में कैलकुलेशन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ऐसा डेटा दिया हुआ है जो लिटरली कैलकुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। भाषा फिर से समझते हैं। एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ के प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा बिक्री मूल्य पर लाभ की गणना करता है। तो सीपी पे लाभ कैलकुलेट करना सिखाया गया है, एसपी पे लाभ कैलकुलेट करना सिखाया गया है। जब उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 होता है और दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं। दोनों 20%, दो ट्रेडर है, दोनों 20% का लाभ कमा रहे हैं। दोनों 20% का लाभ कमा रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो रहा है। देखो, जो ट्रेडर सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है वो ये कह रहा है कि 5 में हमने चीज खरीदी थी, हमें 1 रुपए का उस पर प्रॉफिट हुआ और हमने उसे 6 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए में बेच दिया। एक ट्रेडर के लिए ये क्या है? सीपी है, और दूसरे ट्रेडर के लिए ये क्या है? ये एसपी है। अगर ये दूसरे ट्रेडर के लिए एसपी है तो हमने क्या किया? हमने ये एसपी कर दिया। अब उसको 1 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब उसके लिए सीपी कितना रहा होगा? 4 रुपए रहा होगा। बस यही बात समझनी है कि एक आदमी के लिए 5 रुपए जो है प्रॉफिट, दोनों को 1 ही रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट दोनों को एपी का हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन उनका है कि एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। जो सीपी पे कैलकुलेट करेगा उसको सीपी 5 होगा, और जो एसपी कैलकुलेट करेगा उसके लिए एसपी 5 होगा। समझ में आया? और दोनों पे प्रॉफिट 1 है। अगर इस पे प्रॉफिट 1 है तो ये 6 होगा। ये अगर 1 रुपए प्रॉफिट के बाद आया है तो उसकी सीपी कितनी रही होगी? 4 रही होगी। अब अगली बात है, अगली चीज और देखनी है। तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 है। एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ के प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा बिक्री मूल्य पर गणना करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं, उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं, एक बात ये भी दिया हुआ है, उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 होता है। उनके विक्रय मूल्य यहां तो समान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पहले आप विक्रय मूल्य समान कर लो। विक्रय मूल्य समान करने के लिए हम यहाँ पे 5 से गुणा कर दें और हम यहाँ पे 6 से गुणा कर लें। जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये बदलेगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 36, और जब इसको गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 और ये जो होगा ये हो जाएगा, सॉरी ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 5 का 30 है ना, ये 30 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6 को प्रॉफिट हो रहा है। 24 से 30 जा रहा है, इसको 6 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 5 का प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में दो रहा है कि दोनों के प्रॉफिट का, अगर इनके एसपी बराबर हैं तो दोनों के प्रॉफिट का अंतर 85 दिया हुआ है। दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है सवाल में वो दी हुई है 85। तो पूछ रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? सबका विक्रय मूल्य समान है, वो 30 के बराबर है, 30 यूनिट के बराबर है। 30 गुणे 85 कर दो, 30 गुणे 85 कर दो, सवाल का जवाब आ जाएगा 3 5 15, 3 8 24, 1 25। तो 2550 रुपए जो है सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। कहो तो मैं सवाल को एक बार फिर से सिखा देता हूं। इन सवाल में कुछ नहीं था। सवाल में कहा भैया कि 20% दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है तो हमने सीपी पे कैलकुलेट कर दिया, एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है तो हमने एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। अब सवाल में कह रहा है दोनों का जो है एसपी बराबर है, तो हमने दोनों का एसपी बराबर कर दिया। दोनों का एसपी जब बराबर है तो इसका प्रॉफिट 5 यूनिट हो रहा है, इसका 6 यूनिट हो रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस सवाल में 85 दिया हुआ है। और वो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमें 85 मिल गई है तो 30 यूनिट की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 2550 जो है। और यही सवाल में पूछा था कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो इस पैटर्न पे पूछे जाने वाले लगभग सारी वैरायटी को आज की क्लास में मैंने कवर कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं आज के क्लास के बाद इस
पैटर्न पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे और 10, 12, 15 सेकंड में क्वेश्चन को आप निपटा लोगे मेंस के पेपर के अंदर अपीयर होके, या जब आप सैंपल मॉक्स दे रहे हो या कहीं और पे क्वेश्चन इस तरीके का अटेंड कर रहे हो तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे और उसमें आप प्रॉपर अपनी स्पीड मेंटेन कर पाओगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे इस पैटर्न के, उतना ही ज्यादा जो है आपके लिए मेंस में जाके इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मैं एक नए पैटर्न के साथ, एक नए वैरायटी के साथ फिर मिलूंगा।